हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके देख लेते हैं ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड की क्वांटिटी है ये मेल टू फीमेल वेरी करती है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर नॉर्मल जो ब्लड की जो रेंज है वो होती है 5 से 6 लीटर। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर ये नॉर्मल रेंज होती है। देखिए ब्लड के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। पहली जो सेल होती है वो होती है आरबीसी, दूसरी जो सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरे टाइप की जो सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। ठीक है, तो 3 तरीके की ये सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मिलती हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी तरीके की जो सेल है वो है प्लेटलेट। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की कितनी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या है और प्लेटलेट की कितनी संख्या है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए नॉर्मल जो रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी आरबीसी की जो संख्या है वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूँ तो 5.5 मिलियन आरबीसी, इतनी आरबीसी बॉडी में होनी चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर। अगर फीमेल के अंदर बात करूं तो जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है फीमेल के अंदर वो है 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6,000 से 8,000। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 6,000 टू 8,000। ठीक है, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख ये नॉर्मल रेंज होती है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती हैं वो 1.5 से 4 लाख के बीच में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आरबीसी जो है उनकी संख्या कब घटती है, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जब आरबीसी की संख्या घटती है और डब्ल्यूबीसी की कब घटती है और प्लेटलेट की कब घटती है। सबसे पहले तो मैं प्लेटलेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। प्लेटलेट डेंगू के अंदर घटती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो वहाँ पे उसके अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाएंगी। ठीक है, ये जो बात है ये आप सबको ऑलमोस्ट सबको पता होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख से 4 लाख। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो 1.5 लाख से नीचे उसकी जो प्लेटलेट की संख्या है वो आ जाती है। ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज होता है अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या उस व्यक्ति के अंदर घट जाती है। तो तीनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कब आरबीसी घटती हैं, कब डब्ल्यूबीसी घटती हैं और कब प्लेटलेट घटती हैं। तो ये भी आपको याद होना ज़रूरी है नॉर्मल रेंज के साथ साथ। तो रेंज तो आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी संख्या सेल की होती है और ये भी पता होना चाहिए किस बीमारी में कौन सी घटती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मेल और फीमेल में ये वेरी करता है। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम इतने ग्राम होना चाहिए और फीमेल के अंदर 12.5 से 15.5 ग्राम होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे हीमोग्लोबिन की। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं तो देखिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। हमारी बॉडी में 3 तरीके की सेल थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम होता था ब्लड क्लोटिंग का, यानी कि अगर कहीं पे चोट लग जाती है, जैसे कि आपने अपनी फिंगर पे क्या किया, सुई के साथ प्रिक किया तो वहाँ पे आपका खून आएगा, थोड़ा सा खून आएगा तो कुछ सेकंड के बाद वो खून क्या है, आना बंद हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे थक्का बन गया है। ठीक है, तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, जहाँ से भी खून निकलता है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड थक्का बना देता है तो प्लेटलेट बनाता वो। ठीक है, तो प्लेटलेट जो ब्लड के अंदर होती है वो क्लोटिंग का काम करती है, तो ब्लड क्लोटिंग का काम प्लेटलेट का होता है। और बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है उनका काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब जो आरबीसी बच गई है, ठीक है, आरबीसी आरबीसी का काम होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ये ऑक्सीजन को लेके जाएंगी और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी के अंदर वहाँ पे सेल्स तक पहुँचा देंगी। ठीक है, तो आरबीसी एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है।
अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बता रहा था कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में बता रहा था। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक आरबीसी होती है, ये मैंने एक आरबीसी बनाई है। इस आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल यहाँ पे भरे हुए होते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ कितने मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो एक आरबीसी में 280 मिलियन, समझ रहे हो, मिलियन कहा मैंने, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 280 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो, इतने मॉलिक्यूल इस एक आरबीसी में भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ये आरबीसी है इसका काम ऑक्सीजन कैरी करना होता है, ओके। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, उनकी वजह से जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि 280 मिलियन एक आरबीसी के अंदर भरे हुए, सोच सकते हो आप, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, केवल एक आरबीसी बोला है मैंने, एक आरबीसी में इतने मॉलिक्यूल आरबीसी के सॉरी हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में होते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, देखिए आरबीसी का जो काम है वही हीमोग्लोबिन का। एक्चुअल में आरबीसी है ही क्या, आरबीसी एक हीमोग्लोबिन से भरा हुआ थैला होता है, ठीक है। जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। यानी कि एक आरबीसी के अंदर 280 मॉलिक्यूल है, उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, हर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा के ले जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे ले जाएगा। तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो, एक आरबीसी में 280 मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन के, और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, तो 280 जो मिलियन मॉलिक्यूल हैं वो कितने कैरी कर सकते होंगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो ये इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताना था। तो आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। अगर मैं एडल्ट की बात करता हूँ तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो माना जाता है 120/80 mmHg माना जाता है। अगर न्यूली बोर्न बेबी की बात करूँ तो उसके अंदर जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 90/50 mmHg। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गई है, 55 से 60 साल से ऊपर हो गई है ओल्ड एज की, तो वहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद ये रेंज मिलती है 150 से 90 मिलती है, ठीक है, 150/90 मिलती है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है वैसे वैसे जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होने लगती हैं, सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ओल्ड एज होने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो 150/90 तक पहुंच जाता है, उस कंडीशन में भी ये नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर एज पे भी मैटर करता है, ओके। अगर यही रेंज 150 से 90 किसी एडल्ट के अंदर आती है तो वहाँ पे उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तो मैंने आपको बताया ये तीनों ही कंडीशन है नॉर्मल वाली, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग लिखा है। अगर न्यूली बोर्न बेबी है तो ये नॉर्मल होगा, अगर एडल्ट है तो ये नॉर्मल होगा, ओल्ड एज है तो ये नॉर्मल होगा। तो हम कंसीडर करते हैं एडल्ट एज का, तो सारी जो वैल्यू नीचे दोनों वैल्यू हैं वो एडल्ट एज की हैं। अगर एडल्ट के अंदर 120/80 है या इससे कम है, 120/80 से कम है तो ये नॉर्मल होगा। अगर 120/80 से ज़्यादा है तो वो होगा हाइपरटेंशन, ठीक है। जैसे कि 140/90 है वो हाई माना जाएगा, यानी कि उसको हाइपरटेंशन है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसको अपना लाइफस्टाइल, अपना अपना खाना पीना सब चेंज करने की ज़रूरत है, तभी उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में आएगा। अगर 150 से 95 mmHg इतना ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है तो इसका मतलब वेरी हाई है, तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, वहाँ पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वेरी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि 120/80 mmHg ऐसे ब्लड प्रेशर लिखा जाता है। अब ये जो 120 है ये क्या है, 80 क्या है, ये क्या है। देखिए 120 जो ऊपर वाला होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
तो 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात यह आती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक क्या है, क्यों इनको अलग अलग बोला गया है। देखिए, जब हमारा जो हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड प्रेशर है, वो होता है सिस्टोलिक। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब अब हमारा ब्लड रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान कितना ब्लड प्रेशर है, वो होता है डायस्टोलिक। आई होप आप इन दोनों में जो कन्फ्यूज़न था आपको कभी आपको समझ आया नहीं, वो आज क्लियर हो गया होगा। 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक मतलब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना है, और 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन कितना ब्लड प्रेशर है वो होता है। ठीक है, और जो ये ब्लड प्रेशर है ये मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ये आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको पता होगा, ये ब्लड प्रेशर इसके द्वारा मेजर किया जाता है। अब तो डिजिटल भी आने लगे हैं, ठीक है, ये मरकरी वाला है, तो इसका जो नाम है वो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये तो था ब्लड प्रेशर के बारे में जो बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई ब्लड नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे लो बीपी के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि लो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 90/60, अगर सिस्टोलिक तो 90 से कम है और डायस्टोलिक 60 से कम है, 90/60 अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो चुका है, यानी कि लो बीपी कंडीशन है। तो हाई बता दी, नॉर्मल बता दी, लो भी बता दी। तो ये सारी सिचुएशन मैं आपको क्लियर कर दी है ब्लड प्रेशर के बारे में। अब बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट क्या होता है? देखिए, हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन। हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीट करता है, वो होता है हार्ट रेट। अब पल्स रेट क्या है? हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही बात है। जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो एक पल्स जनरेट होती है, तो इसका मतलब जितनी बार धड़केगा उतनी ही पल्स जनरेट होगी, यानी कि जितनी हार्ट बीट उतनी ही पल्स रेट। तो इसलिए हार्ट रेट और पल्स रेट इक्वल होती हैं, ठीक है। तो कितनी हार्ट रेट होती है? अगर मैं नॉर्मल एवरेज हार्ट रेट की बात करूँ तो वो होती है 72/मिनट, यानी कि 72, 1 मिनट में 72 बार हमारा जो दिल है वो धड़कता है। ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है, ठीक है। अगर 90 से 120/मिनट है, इसका मतलब हाई हार्ट रेट है। जो ये हार्ट रेट है ये डिपेंड करती है आप कब मेजर कर रहे हो। आप एक्सरसाइज करने के बाद मेजर कर रहे हो, या कहीं से आप सीढ़ी चढ़ के या उतरने के बाद मेजर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये हार्ट जो रेट है ये बढ़ा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में आपको बताता हूँ, 60 से 100 तक अगर इतनी हार्ट रेट आती है पर मिनट तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अगर 60 से 70 आती है तो इसका मतलब हेल्दी हार्ट रेट है। अगर 60 से 70 के बीच में आती है तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हार्ट रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 60 से 100 तक भी आती है तो भी हार्ट रेट नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 100 से फिर ज़्यादा हो जाती है तो भी नॉर्मल है। एथलीट के अंदर तो ये 120 तक भी चली जाती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में कितना है, लेकिन जो एवरेज मानी जाती है वो 72/मिनट मानी जाती है और 60 से 100 तक नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हार्ट रेट की कंडीशन हो गई। अब एक और बात देख लेते हैं। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, मतलब जो न्यूली बोर्न बेबी होता है, उसकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होती है, वो होती है 140/मिनट। सोच सकते हो, हमारी जो हम जो एडल्ट हैं हमारी तो कितनी है एवरेज, 72 या 60 से 100 कह सकता हूँ, लेकिन जो न्यूली बोर्न बेबी है उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, उसकी होती है 140/मिनट। इसलिए जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट है ये दोनों एज पे भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, ओके। तो न्यूली बोर्न बेबी में 140 होती है। जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे वो 1 महीने का 2 महीने का होता है तो ड्यूरिंग 1 ईयर उसकी फिर 120 हो जाती है, ठीक है। तो पहला जो साल होता है ना, 1 साल का जो बच्चा होता है 1 साल तक, जब वो न्यूली बोर्न होता है, पैदा हुआ होता है, तब तो उसकी 140 होती है। तो टाइम के साथ साथ 1-2 महीने के बाद उसकी 120 हो जाती है। तो ये जो 120 है ये 1 साल तक रहती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए।
अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, बीएमआई। बीएमआई क्या है? बीएमआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है, ठीक है, या कितना फिट है या अनफिट है। अब ये बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आपकी कितनी हाइट है वो पता होनी चाहिए, आपका कितना वेट है वो पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, उसकी वजह से बीएमआई कैलकुलेट कर लिया जाता है। देखिए, अगर बीएमआई की वैल्यू, जो जितना डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ है, ये डाटा बीएमआई का है। अगर आपकी बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो बीएमआई की वैल्यू है वो 18.5 से कम आती है, इसका मतलब आप अंडरवेट हो, आप में जो वेट है वो कम है, यानी कि आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो बीएमआई की रेंज है, वैल्यू है, वो 18.5 से 24.9 इसके बीच में आती है, यानी कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, आप नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंदर लाई करते हो। अगर वही वैल्यू बीएमआई की आपकी 25 से 29.9 आती है, इसका मतलब आप ओवर वेट हो। अगर 30 से ज़्यादा, इसका मतलब आप ओबेस हो, यानी कि आपको मोटापा हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, मतलब मोटापा बढ़ स्टार्ट हो गया आपका। 30 से अगर ज़्यादा है तो ओबेस के अंदर भी टाइप आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो वहाँ भी आती है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है बीएमआई का, कि बीएमआई होता क्या है, पूरा एक्सप्लेन किया है। बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने वो अपलोड कर दी है, ओके। तो हाइट और वेट ही आपका चाहिए होगा वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपकी बीएमआई की वैल्यू आ जाएगी तो इन वैल्यूज़ के अंदर आप देख लो कहाँ पे आप लाई कर रहे हो। अगर आपकी वैल्यू इसके बीच में है तो आपका नॉर्मल वेट है, अगर इससे कम है तो आपका अंडर वेट है, इसके बीच में तो ओवर वेट है, अगर 30 से ज़्यादा है ओबेस है, ठीक है। यानी कि फिर आपको आपका डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। आगे क्या है? आगे बात करते हैं रेस्पायरेशन रेट की। रेस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो नॉर्मल जो रेस्पायरेशन रेट है किसी भी एडल्ट का, अगर उसकी बात करूँ तो वो होता है 12 से 16 ब्रीद पर मिनट। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो ये नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन का रेस्पायरेशन रेट होता है, ठीक है। 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं जो कि 1 से 3 महीने तक के हैं, ठीक है, उनका जो इन्फेंट के अंदर उनका जो हार्ट रेट रेस्पायरेशन रेट है वो ज़्यादा होता है, वो होता है 44 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 44 बार सांस लेते हैं। तो इन्फेंट के अंदर ये जो वैल्यू है ये वेरी करती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो जो ऊपर वाला है ये तो है एडल्ट के अंदर नॉर्मल है, और इन्फेंट के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ऑक्सीजन लेवल की बात करूँ तो कितना होना चाहिए, अभी कोरोना टाइम था, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा था, ठीक है, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। जिसका बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन था तो उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये ऑक्सीजन की कुछ वैल्यू है, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए, अगर 94 आता है, अगर 94% आपका ऑक्सीजन लेवल आता है तो इसका मतलब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ही है, मतलब बेस्ट भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल कह सकते हो आप, ओके। अगर 95 और 100 के बीच में तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है। अगर 90 और 93 के बीच में यानी कि लो है, ठीक है, थोड़ा सा आपको घर पर केयर की ज़रूरत है, बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर 80, 89 या 80 से बिल्कुल ही कम है, ओके, 80 या 89 के बीच में या इससे भी कम है, तो इसका मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा लो है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलने की आपको ज़रूरत है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन हो गई। तो ये हमारी जो रेंज है ये थी हमारी ऑक्सीजन लेवल की। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड शुगर, इसकी कितना नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेंज डिपेंड करती है खाना खाने से पहले आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया है या फिर खाना खाने के बाद, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर खाना खाने से पहले करवाया है तो इस रेंज के अंदर अगर आपकी जो शुगर लेवल है वो लाई कर रही है तो इसका मतलब नॉर्मल है। खाना खाने के बाद करवाया है 2 घंटे बाद, अगर इस रेंज में लाई कर रही है तो इसका मतलब भी नॉर्मल है, ठीक है। ये होता है पोस्ट पेरेंडियल, यानी कि खाना खाने के बाद। फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, ओके। अगर आपकी जो रेंज है वो 100 से 125 है, खाना खाने से पहले की ये सिचुएशन है दोनों ही, तो आप प्री डायबिटिक है, ठीक है, आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में है।
अगर 125 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ है, आपको शुगर हो गई है। ठीक है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये हमारी कुछ ब्लड शुगर की रेंज थी। आगे बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो 37 होना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर में हम मापते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, तो इसलिए आपको फ़ारेनहाइट में पता होना ज़रूरी है। अगर आपने थर्मामीटर से चेक किया है आपका टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो नॉर्मल है। आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, आपको फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है। ओके। अगर 99 फ़ारेनहाइट है तो लो फीवर है, ज़्यादा फीवर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा फीवर है। ठीक है। अगर 100 टू फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब हाई फीवर है। ठीक है, तो फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये हमारी कुछ रेंज थी जो बॉडी टेम्परेचर की थी। आई होप आपको ये जितने भी पॉइंट्स है ये आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे और लिख लिए होंगे।